सिंह बिला के विशाल हॉल में शमशान घाट जैसी खामोशी फैली हुई थी। फानूस की रोशनियां पूरे आबोताब से चमक रही थीं, मगर वहां पर मौजूद हर इंसान का चेहरा मुरझाया हुआ था। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग जमा हुए हों। ईशा लाल शादी के जोड़े में सजी फर्श पर बिछी सफेद चांदनी पर बैठी थी। उसका सिर घुटनों में छिपा हुआ था और उसका नाजुक सा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके सामने पंडित जी ने शादी की सारी तैयारियां कर रखी थीं और कुछ कह रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने मंजर धुंधले से हो रहे थे। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी की भारी आवाज हॉल में गूंजी तो ईशा का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर इनकार कर दे, कह दे कि ये शादी नहीं, ये जबरदस्ती है। मगर उसकी नज़र अपने साथ खड़े उस शख्स पर गई जिसकी आंखों में खून उतर आया था। वीर सिंह ने अपनी शॉल के नीचे हाथ छिपा रखा था, जहां पिस्तौल की मौजूदगी का एहसास ईशा की रगों में खून जमाने के लिए काफ़ी था। उसने एक नज़र अपने बूढ़े मामा पर डाली, जो वीर सिंह के डर से मूर्तिमान बने खड़े थे। धीरे से उसके वजूद में हलचल हुई और वो उठकर खड़ी हो गई। लेकिन ये हलचल किसी जीवित इंसान की इच्छा अनुसार नहीं थी, बल्कि एक मजबूर लड़की की थी, अपनी जिंदगी से हार थी। वो उसके पीछे पीछे जिंदा लाश की तरह घसीटती जा रही थी और कुछ ही देर में विवाह संपन्न हुआ था और वो वीर सिंह की धर्मपत्नी बन चुकी थी। कोई बधाई नहीं दी गई, कोई मिठाई नहीं बांटी गई, केवल एक भयानक खामोशी थी जो हर ओर नाच रही थी। विवाह संपन्न होते ही वीर सिंह तेजी से आगे बढ़ा। उसने कोई परवाह नहीं की, सब देख रहे थे। उसने ईशा का हाथ इतनी बेरहमी से दबोचा कि ईशा के मुंह से दबी हुई सी चीख निकल गई। उठो! वो एकदम से गरज उठा। ईशा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। वीर सिंह उसे किसी निर्जीव कठपुतली की तरह घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया। मेहमान, नौकर, मामा सब तमाशा देखते रहे। किसी ने भी सिंह परिवार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। कमरे का दरवाजा इतनी जोर से धड़ाम से बंद हुआ कि ईशा का दिल छलांग लगाकर गले में आ गया। वीर सिंह ने उसे वहां से पकड़कर कमरे के बीच में जोर से झटका दिया था। ईशा अपने भारी लहंगे में उलझकर कालीन पर गिर पड़ी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि वीर सिंह उसके सिर पर किसी सजा की तरह उतर आया। क्या लगा था तुम्हें? तुम मेरी बहन को घर से भगा दोगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, हमारे परिवार की इज्जत को दागदार करके चैन से रह पाओगी? उसकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि कमरे की दीवारें भी कांप उठीं। ईशा ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। वीर भाई, भगवान की कसम, मैंने खबरदार। वीर सिंह झुका और उसके जबड़े को अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। उसकी उंगलियां ईशा के नाजुक गालों में धंस रही थीं। आज के बाद अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना, और भाई तो हरगिज मत कहना। ये रिश्ता तुमने आज अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है। जिस तरह मीरा मेरी बहन थी और मीरा की दोस्त होने के नाते तुम भी मेरी बहन के समान थीं और मुझे भाई कहती थीं। लेकिन अब अगर तुम्हारी जुबान पर यह नाम आया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। ईशा दर्द से बिलक उठी, मगर वीर सिंह की आंखों में दया की कोई झलक नहीं दिखाई दी। वो क्रूर नज़रों से उसे देख रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें सिंह बिला की बहू बनने का? देखो, बना दिया मैंने तुम्हें। लेकिन याद रखना ईशा, ये कमरा तुम्हारे ससुराल का कमरा नहीं, ये तुम्हारी जेल है, और मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जेलर हूँ। उसने एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ दिया और ईशा हिचकियों के साथ रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने मीरा को रोका था, उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी कि ये गलत कदम ना उठाओ। मैं तो घर वालों को भी फ़ोन करने वाली थी, लेकिन उसने मेरा फ़ोन छीन लिया था। आप विश्वास क्यों नहीं करते? वो बड़बड़ाई, खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वीर सिंह ने एक तंज भरी और जहरीली हंसी के साथ उसे देखा। विश्वास? तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों पर विश्वास करना पाप है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है ईशा। मीरा तो बचपने में बहक गई, लेकिन उसकी सहायक तुम थी। तुम चाहती थीं कि वो भाग जाए ताकि इस घर में तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास गया, वहां पर रखे पानी के जग को उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ईशा डर के मारे सिमट कर घुटनों में सिर रखे बैठी थी। वीर सिंह वापस उसके पास आया, उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, एक ऐसी फुसफुसाहट जो चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। आज से तुम्हारी जिंदगी का सूरज डूब चुका है। इस चार दीवारी में अब तुम सड़ोगी, घुट घुट कर मरोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी।
मैं तुम्हें वो पीड़ा दूंगा कि तुम रोज मौत की दुआ मांगोगी, और मैं तुम्हें जीने पर मजबूर करूंगा। तुम मेरी कैद में हो ईशा, उम्र कैद में। ये कहकर वो पलटा, लाइट का स्विच ऑफ किया और अंधेरे में डूबे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक होने की आवाज आई। अंदर ईशा अंधेरे में कालीन पर पड़ी अपनी कलाई को सहला रही थी, जहां वीर सिंह की उंगलियों के निशान रह गए थे। वो समझ गई थी कि बाहर की दुनिया के लिए वो दुल्हन थी, लेकिन हकीकत में वो आज से एक ऐसे अपराधी की तरह थी जिसे बिना अपराध किए सजा सुना दी गई थी। बाहर कॉरिडोर में खड़ा वीर सिंह अपनी मुट्ठियों को कस रहा था। उसकी इज्जत और अना पर वार करने वाली लड़की को जबरदस्ती अपने नाम कर लेने के बाद उसके अहंकार को भले ही थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो किसी भी पल, किसी भी तौर समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की ने जो किया था वो माफ़ी के काबिल नहीं था। गुस्से के मारे उसने जोर से अपनी मुट्ठियां दीवार पर मारी थीं। अंदर एक तूफान था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार मीरा का मासूम चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। न जाने उसकी मासूम सी बहन कहाँ है और किस हाल में होगी, जिसे भगाने का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ ईशा को समझ रहा था। ईशा, अगर मीरा को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी कांप जाएंगी। कमरे में फर्श पर बैठी ईशा हिचकियों के साथ रो रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था जिसने उसकी जिंदगी को इस नर्क में धकेल दिया था। सिंहबिला की ऊंची और भव्य हवेली पर सुबह के सूरज की किरणें फैल रही थीं, मगर हवेली के अंदर का माहौल किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। यह हवेली शहर के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति वीर सिंह की थी, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में सांस लेना भी जुर्म माना जाता था। लेकिन आज आज हवेली के पूरब वाले हिस्से के कमरे में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। मीरा, भगवान के लिए ऐसा मत करो, वीर भाई हम सबकी जान ले लेंगे। ईशा ने कांपती आवाज में कहते हुए मीरा का हाथ थाम लिया था, जो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में ढूंस रही थी। मीरा, जो वीर सिंह की इकलौती और सबसे प्यारी बहन थी, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में बगावत और जुनून जल रहा था। तुम हटो रास्ते से ईशा, मैं इस कैद खाने में अब एक पल भी नहीं रह सकती। भाई की पाबंदियां, उनके आदेश, उनका अहंकार, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। तुम तो यहाँ मेहमान के तौर पर हो ईशा, तुम पर ये लोग ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकते क्योंकि तुम इस परिवार की नहीं हो। लेकिन मैं अब इनकी पाबंदियां और नहीं सह सकती। आखिर को इंसान हूँ, मैं भी खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अहम के साथ जा रही हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ईशा, जो अपने माता पिता की मौत के बाद अपने मामा विपुल जी के घर एक अनाथ की तरह रह रही थी, जैसे जैसे जवान होती गई उसकी जवानी उस पर खूब रंग बिखेर रही थी। और एक दिन उसकी मामी ने एक अमीर बुढ़े से उसका सौदा कर दिया, और जिस रात वो बेहोश करके उसे बुढ़े के साथ ईशा को हमेशा के लिए विदेश भेजने वाली थी, ईशा के मामा को अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी की साजिश के बारे में पता चल गया। लेकिन वो मजबूर थे, अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर अपनी बहन की आखिरी निशानी ईशा को भी बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने चुपके से ईशा को घर से भगा दिया और ईशा ने अपनी दोस्त मीरा के घर जाकर पनाह ली। मीरा के घर वाले अच्छे थे, उसे अपने घर में रख लिया और मीरा की तरह उसके साथ सगी बेटियों जैसा व्यवहार करने लगे। मीरा की तरह वो भी वीर सिंह को वीर भाई कहती थी और मीरा को अपनी बहन जैसा मानती थी। और आज जब मीरा इस घर की बंदिशों से तंग होकर घर को छोड़कर जा रही थी, तो ईशा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहली बात तो वो मीरा को बर्बाद होते देखना नहीं चाहती थी, और दूसरी बात, अगर मीरा चली जाती तो उसका क्या होता। वो डर के मारे सफ़ेद पड़ गई। वो जानती थी कि सिंह परिवार की इज्जत पर दाग लगने का मतलब सीधी मौत है। मीरा, प्लीज एक बार सोच लो, अंकल जी को हार्ट अटैक हो जाएगा, और वीर भाई वो भी तो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे ना, ईशा ने विनती भरे लहजे में कहा। मीरा ने एक चालाक शातिर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वो मुझे तभी ढूंढेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा। देखो ईशा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सबको कह दूंगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो और जल्दी ही उसके साथ निकलने का इरादा रखती हो। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, जब हमारी हवेली में रहती हो तो तुम्हारी इज्जत से हमारी इज्जत भी जुड़ी हुई है। और वैसे भी भाई को तुमसे सख्त चिढ़ है, वो तो शुरू से ही इस हक में नहीं थे कि तुम इस घर में रहो।
वो पल भर में यकीन कर लेंगे। और ईशा को लगा जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। वो जानती थी कि वीर सिंह उससे हमेशा खार खाता है। मीरा ने उसकी खामोशी का पूरा फायदा उठाया। और इधर दो अपना मोबाइल, मुझे पता है कि मेरे निकलते ही तुम फ़ोन करके सबको इकट्ठा कर लोगी और मेरे पीछे लगा दोगी। अहम का मैसेज आया है कि वो गली के कोने पर पहुंच गया है, तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल रही हूँ। मीरा ने ज़बरदस्ती ईशा के ठंडे हाथों से मोबाइल छीना और ख़ुद वॉशरूम जाने का बहाना करके खिड़की की ओर बढ़ गई। और ईशा स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके ख्यालों में भी नहीं था कि मीरा उसे ढाल बनाकर खुद भागने का रास्ता बना चुकी थी। वो कुछ सोच पाती कि तभी बाहर पोर्च में गाड़ी के टायरों की चीखती हुई आवाज़ गूंजी। वीर सिंह आ गए थे। वो घबराकर मीरा को आवाज़ देने के लिए मुड़ी, मगर कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा हवा में डरावनी आवाज़ की तरह लहरा रहा था। मीरा जा चुकी थी। ईशा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो भागकर खिड़की तक गई, लेकिन नीचे लॉन में मीरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मीरा, उसके गले से दबी हुई चीख निकली। वो वापस कमरे में आकर गुमसुम सी बैठ गई। अब उसका ठिकाना क्या होगा? उसे ये तो पक्का यकीन था कि अब उसे इस घर में पनाह नहीं मिलेगी। बेबसी के कई आंसू उसकी गालों से गिरने लगे थे। न जाने कितनी देर हो गई थी उसे इस अंधेरे कमरे में बैठे हुए। अब तक तो घर वालों को मीरा के गायब होने का भी पता चल चुका होगा। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने वीर सिंह खड़ा था। 6 फुट का रौबदार कद, कड़क स्त्री का कुर्ता पायजामा, कंधे पर महंगी शॉल और आंखों में वो बर्फीली सख्ती जो सामने वाले का खून जमा दे। मीरा कहाँ है? उसकी गरजती आवाज़ ने ईशा को वहीं जड़ कर दिया। ईशा का चेहरा हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था। वो क्या बताती? उसकी जुबान तो जैसे तालू से जाकर चिपक गई थी। मैं पूछ रहा हूँ मीरा कहाँ है, और तुम उसके कमरे में क्या कर रही हो? वीर सिंह ने उसे तेज शक भरी नज़रों से देखा। उस लड़की को जो हमेशा उसके सामने नजरें झुकाए खड़ी रहती थी। उसी समय ईशा के हाथ में पकड़े मीरा के फ़ोन पर वीर सिंह की नज़र पड़ी, जिसे जल्दबाजी में जाते हुए शायद मीरा भूल गई थी और ईशा का फ़ोन अपने साथ ले गई थी। वीर सिंह की तेज निगाह तुरंत फ़ोन पर गिरी और वो 2 कदम में ईशा तक पहुंच गया और झपट कर उसका फ़ोन हाथ में छीन लिया। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था और एक मैसेज लिखा था, जान, मैं पिछली गली में हूँ, जल्दी निकलो वरना वो तुम्हारा जल्लाद भाई पहुंच जाएगा। ये मैसेज अहम की तरफ से किया गया था। वीर सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। उसकी कनपट्टी की नसें उभर आईं। उसने धीरे धीरे नज़र उठाकर ईशा को देखा। उसकी आंखें अब मानवीय नहीं थीं बल्कि अंगार बन चुकी थीं। ये ईशा एकदम सफाई देने लगी, मगर शब्द उसका साथ छोड़ गए। तो ये चल रहा है इस घर में। वीर सिंह की आवाज़ धीमी थी लेकिन बेहद खतरनाक। तुम मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे ही घर की इज्जत में सेंध लगा रही हो। किसे बुलाया है तुमने? कौन है ये? वो शेर की तरह दहाड़ा था और ईशा का हाथ पकड़ लिया। नहीं वीर भाई, ये मेरा नहीं, ये मीरा का फ़ोन है। वो चली गई है। ईशा रोते हुए चिल्लाई। झूठ मत बोलो। एक जोरदार थप्पड़ ईशा के गाल पर पड़ा था और वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मीरा पूरे घर में नहीं है। मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। तुमने उसे भगाया है ना? बताओ कहाँ भेजा है उसे? या तुम खुद जाने की तैयारी कर रही थी और वो बेचारी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी? वीर सिंह का दिमाग झंझना गया था। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि मैसेज पर जल्लाद भाई लिखा था। फ़ोन ईशा के हाथ में था और मीरा गायब थी। शक की सुई सीधे ईशा पर घूम गई थी, क्योंकि मीरा हमेशा वीर सिंह के सामने मासूम बनकर रहती थी, जबकि ईशा को वो बेबाक समझता था। वो अहम के साथ गई है। मैंने उसे रोका था, मेरा विश्वास करे। ईशा हिचकियों के साथ बता रही थी, मगर वीर सिंह की समझ पर गुस्से का मोटा पर्दा पड़ चुका था। अगर मीरा घर से बाहर कदम निकाल चुकी है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ठहराऊंगा मैं। तुमने उसे उकसाया होगा। तुम जैसी घटिया नस्ल की लड़कियों का यही काम होता है, अमीर घर की लड़कियों को मूर्ख बेवकूफ़ बनाना। वो उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए लॉन्च में लाया। घर के नौकर और निकुंज सिंह चिंतित होकर बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है वीर सिंह? निकुंज सिंह ने बेटे के पागलपन भरे रूप को देखकर पूछा। पूछिए इससे पापा, पूछिए इससे कि हमारी इज्जत कहाँ है, मीरा कहाँ है? उसने ईशा को फर्श पर झटका दिया। तभी ये गार्ड दौड़ता हुआ आया। साहब जी,
छोटी बिटिया को एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठते देखा है गेट कीपर ने। और ये खबर बम बनकर गिरी थी। वीर सिंह ने खौफनाक और भयानक नज़रों से ईशा को घूरा। देखा तुमने, तुम सफल हो गई ना। मेरी बहन को भगाया तुमने ताकि तुम अपना रास्ता साफ कर सको, या शायद इसलिए कि तुम मुझसे, हमारे परिवार से अपनी असफलताओं का बदला लेना चाहती थीं। जलती थी ना हमारे परिवार की खुशियों से, क्योंकि ये खुशियां तुम्हें नसीब नहीं हुई थी, और आज तुमने हमारे परिवार की खुशियों को आग लगा दी। ईशा जोर जोर से सर हिला रही थी। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान साफ उभर आया था। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने उसे हवा दी है। तुम इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार हो, और अब सजा भी तुम ही पाओगी। वीर सिंह की आवाज़ फैसला सुना चुकी थी। कौन सी सजा? निकुंज सिंह ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। बदले की सजा पापा। हमारी इज्जत गई है, अब इसकी कीमत ये लड़की चुकाएगी। मीरा तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन ये जो घर में मौजूद आस्तीन का सांप है ना, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कमर से पिस्तौल निकाली और ईशा का पूरा शरीर कांप उठा। पंडित जी को बुलाइए, अभी और इसी वक्त। वीर सिंह का आदेश पत्थर पर खुदा हुआ था। वीर, होश में आओ, गुस्से में फैसले मत लो। निकुंज सिंह ने उसे रोकना चाहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे जिंदा दफन कर दूं तो मुझे मत रोकिए पापा, वरना पंडित जी को बुलाइए। मैं इसे अपनी कैद में रखूंगा। इसे पत्नी नहीं, अपनी इज्जत का खरीदार बनाकर रखूंगा। ये रोज मरेगी और रोज जिएगी। जो कुछ इसके बाद हुआ वो ईशा के लिए किसी खूनी डरावने सपने से कम नहीं था। आधे घंटे के अंदर पंडित जी आ चुके थे। घर का माहौल शोक में डूबा हुआ था। ईशा को जबरदस्ती लॉन्ज में बिठाया गया। उसके आंसू सूख चुके थे, बस आंखों में पत्थर की सी जमावट थी। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी कैसे आदमी के हवाले की जा रही है जो उसे इंसान भी नहीं समझता। फेरे हुए, मजबूरी के फेरे, जिसमें उसका हाँ उसकी आत्मा को कुचल कर निकला था। कमरा लॉक करके जैसे ही वीर सिंह पलटा, ईशा अब भी फर्श पर गिरी हुई थी। वो धीमे नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की टक टक ईशा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। ईशा सहमकर खुद को समेट गई। वीर सिंह ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में बीरानी, जहर और अंधेरा तैर रहा था। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, मगर एक कयामत भी। क्योंकि अगर मार देता तो तुम एक ही पल में सुकून पा लेती, लेकिन मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम देखोगी कि वीर सिंह की नफरत किसी भी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। ईशा ने कांपते होठों और लड़खड़ाती पलकों के साथ उसकी ओर देखा था। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी, टूटन थी, एक ऐसा दर्द जो बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने आपकी बहन को नहीं छीना, मैंने तो सिर्फ उसे बचाना चाहा। काश आप एक बार अपनी नफरत की पट्टी हटाकर सच देख पाते। ये पहली बार था जब उसने उसकी आंखों में डालकर ये बात कही थी, और उसकी ये हिम्मत देखकर वीर सिंह के गुस्से पर तेल की तरह गिरा था। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी कोई सफाई, कोई सच्चाई अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। उसने उसे झटके से छोड़ दिया। आज की रात तुम्हारी सुहागरात नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी की पहली रात है। वो उसके सामने बैठा लाल अंगार आंखों से उसे घूर रहा था। शायद वो पीकर आया था, अपने गम को, अपने दुख को कम करने की कोशिश की थी। ईशा ने मुंह फेर लिया, और ये मुंह फेरना जैसे वीर सिंह के गुस्से को हवा दे गया। उसने कसकर ईशा के जबड़ों को दबोच लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे अकड़ दिखा सको। हर रात तुम्हारी अकड़ और जिद तोड़ूंगा, तुम्हें अपने बिस्तर की शोभा बनाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकोगी। वो बेदर्दी से उसके नाजुक होंठों पर झुका था। इतनी शिद्दत से उसे तकलीफ दे गया कि वो तड़प उठी थी। खून की कुछ बूंदें उसके नाजुक होंठों से छलक उठी थीं। उसकी आंखों का जुनून देखकर वो डर गई, लेकिन वीर सिंह अपने होश में कहाँ था। कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बिठाया था, लेकिन उंगलियां उसके कंधों में धंसी जा रही थीं। बड़ी बेदर्दी से उसने ईशा को हर चीज़ से आज़ाद किया था। उसकी नाजुकी और उसकी खूबसूरत, नरम, मुलायम, दूधिया धड़कनों को देखते वो बेकाबू हुआ था। और ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बेबसी का ये हाल था कि उसने अपने आप को उस जालिम के हवाले कर दिया था।
जो बेखुदी या मदहोशी में उसकी धड़कनों पर नहीं झुका था, बल्कि अपने अंदर जलती गुस्से की आग को कम करने के लिए उसके ऊपर झुका था। और उसने उसके वजूद के हर नाजुक हिस्से को बुरी तरह रौंदा था और उसने अपनी सिसकियों को अपने होठों में दबा लिया था। अपनी मनमानी करने के बाद वो उससे दूर हुआ था। अब कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन उस हल्के अंधेरे में उसके दूधिया चेहरे पर चमकते आंसुओं की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन उन आंसुओं का, उन सिसकियों का वीर सिंह के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ था। शर्ट के बटन लगाता हुआ वो पीछे हटा था। यहीं अब अंधेरे में बैठकर सोचो कि तुमने किससे टकराने की हिम्मत की है। वो खड़ा हुआ, कमरे की सारी लाइटें बंद की और बाहर चला गया। कमरा काले अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क बिल्कुल वीर सिंह की आवाज़ जैसी लगी, सख्त, बेरहम, काटने वाली। ईशा ने बेबस होकर घुटनों में सिर देकर रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोना जैसे दिल फट जाए। वो अनाथ थी, बेसहारा थी, लेकिन बदचलन नहीं थी, और आज उस पर बदचलनी की मोहर लगा दी गई थी। उसके वजूद को रौंद दिया गया था। वो सारी रात उसी ठंडे फर्श पर बैठी रही। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिल अब सूज चुका था। उसे मीरा पर गुस्सा आ रहा था, उस दोस्त पर जिसने अपनी खुशी के लिए ईशा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तू देख रहा है ना। उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूटे दिल से शिकवा किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ईशा वहीं फर्श पर सोई हुई थी। दरवाजा खुला, नौकरानी अंदर आई। बिटिया उठ जाओ। नौकरानी की आवाज में सहानुभूति कम और डर ज्यादा था। ईशा हड़बड़ाकर उठी। उसका पूरा शरीर थर्रा रहा था। दरवाजे पर वीर सिंह खड़ा था। वो एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा था, तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। उसके चेहरे पर रात के तूफान के भाव नहीं, बल्कि एक ठंडी संतुष्टि थी। उठ गई? उसने सपाट लहजे में पूछा। ये मत समझो कि अब विवाह हो गया तो तुम रानी बनकर राज करोगी। नाश्ता तैयार है, लेकिन आओ, और सबके साथ नहीं, बल्कि रसोई में नौकरों के साथ नाश्ता करोगी, क्योंकि मेरी नज़र में तुम्हारी औकात अभी भी एक नौकरानी से अधिक नहीं है। ईशा के दिल पर जैसे चुभन हो गई। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके। और हाँ, वीर सिंह ने जाते जाते पलट कर कहा, मीरा की तलाश मैंने शुरू कर दी है। जिस दिन वो मिलेगी उस दिन सारा सच सामने आएगा। और दुआ करना कि तुम सच्ची हो, क्योंकि अगर मीरा ने पुष्टि कर दी कि तुम उसके फरार होने में शामिल थी, तो फिर जो हाल मैं तुम्हारा करूँगा ना, वो इतिहास में दर्ज होगा। मुझे यकीन तो पूरा है कि तुमने ही मीरा को भगाया है, लेकिन फिर भी मैं मीरा के मुंह से सुनकर पुष्टि करना चाहता हूँ। वो चला गया, अपनी परफ्यूम की खुशबू और धमकियों की प्रतिध्वनि छोड़कर। ईशा दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। जिस दिन सच सामने आएगा वीर सिंह, उसने दिल में कहा, उस दिन आपका पछतावा शुरू होगा, और तब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसने अपना दुपट्टा सीधा किया, आंसू पोंछे और सिर उठाकर कमरे से बाहर कदम रखा। वफा की जंजीर उसके पैरों में पड़ चुकी थी। अब देखना ये था कि ये जंजीर उसे तोड़ती है या वो उस जंजीर को पिघला देती है। हवेली की ऊंची दीवारों में बंद ईशा के लिए समय जैसे थम सा गया था। हर गुजरता दिन उसके लिए नई आपदा लेकर आता, और हर रात एक नया दर्द। वो हर रात उसके नाजुक वजूद पर अपनी नफरतें उड़ेलता था। विवाह के बाद 2 सप्ताह उसकी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे, जिनमें उसने अपने आत्मसम्मान को रेजा रेजा होते देखा। वीर सिंह ने अपने कहे हुए हर शब्द की पूरी पालना की थी। उसने ईशा को पत्नी नहीं बल्कि एक अपराधी बनाकर रखा था। उसे घर के किसी सदस्य से बात करने की अनुमति नहीं थी। ईशा पूरा पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। नौकरों के रोकने के बावजूद वीर सिंह का आदेश था कि ईशा इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, और उसे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ईशा के हाथ जो कभी किताबें थामते थे, अब साबुन और झाड़ू से खुरदरे हो चुके थे। उसका रंग जो गुलाब की तरह खिलता था, अब मुरझाए पत्तों की तरह पीला पड़ चुका था। आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे उसकी बेबस रातों की गवाही दे रहे थे। लेकिन वीर सिंह की नज़रों में नफरत की इतनी मोटी पट्टी लगी थी कि उसे ईशा की चुप्पी में छिपी चीखें सुनाई नहीं देती थीं। मीरा के न मिलने की जलन और गुस्सा वीर सिंह को और भी कठोर बना देता था। एक रात जब ईशा किचन में बर्तन धो रही थी, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर बुखार से तप रहा था। वीर सिंह पानी पीने के इरादे से अंदर आया। ईशा को सिंक पर झुके देखकर उसके होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी। क्या नाटक है ये?
उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर ईशा चौंकी और हाथ से प्लेट छूटकर फर्श पर गिरी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। वीर सिंह का पारा चढ़ गया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम चीजें तोड़ती फिर रही हो। अभी और इसी समय साफ करो, उसने दहाड़ते हुए कहा और ईशा कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटना शुरू करने लगी। बुखार की वजह से उसे बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे कि तभी एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया और खून फूट पड़ा, लेकिन इसके मुंह से एक आह तक न निकली, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आह पर वीर सिंह को कोई रहम नहीं आएगा, बल्कि वो उसे और अधिक तिरस्कार का शिकार बनाएगा। बहुत नाजुक बनने की कोशिश मत करो। ये खून और ये आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी औरतें ये सब सहानुभूति पाने के लिए करती हैं। वो नफरत भरे स्वर में कहते हुए पानी पिए बिना वहां से चला गया। ईशा वहीं खून से भरी उंगली थामे फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू जो उसके घाव पर टपक रहे थे बुरी तरह जलन पैदा कर रहे थे, लेकिन दिल का घाव इससे कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। अगली सुबह हवेली में अजीब सी हलचल थी। निकुंज सिंह चिंता में लॉन्ज में टहल रहे थे, जबकि वीर सिंह फोन पर किसी पुलिस अफसर पर चिल्ला रहा था। मुझे मेरी बहन चाहिए इंस्पेक्टर। अगर आज शाम तक मीरा का कोई पता नहीं चला तो पूरा थाना हिला दूंगा। वो फोन बंद करके सोफे पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर थकान और गुस्से के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ईशा झाड़ू लगाती वहां से गुजर रही थी जब वीर सिंह की नज़र उस पर पड़ी। वो एकदम गुस्से से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। ईशा सहमकर दीवार से लग गई। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? उसने ईशा का बाजू कसकर पकड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन न जाने किस हालत में होगी, और तुम यहाँ जिंदा हो, सांस ले रही हो। मेरा बस चले तो मैं। उसका गुस्सा शब्दों से आगे बढ़ चुका था। ईशा ने घबराकर सिर ना हिलाया। उसका गला सूख चुका था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर वीर सिंह ने उसे झटक दिया। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं कोई गलती कर दूं। ईशा लड़खड़ाते हुए वहां से भागी। शाम के साए गहरे हो रहे थे कि अचानक हवेली के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे थे। बड़ा सा गेट खुला और एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। वीर सिंह और निकुंज सिंह तेजी से बाहर की ओर दौड़े। जीप का दरवाजा खुला और एक लेडी कांस्टेबल किसी को सहारा देकर बाहर लाई। वो कोई और नहीं, वो मीरा थी। लेकिन वो मीरा नहीं थी जो 2 हफ्ते पहले घर से निकली थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूते तक नहीं थे, चेहरा चोटों से भरा था और वो पूरे शरीर के साथ कांप रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी डर से सिकुड़ गई हो। मीरा! निकुंज सिंह चीखते हुए उसकी ओर भागे और उसे गले से लगा लिया। वीर सिंह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अपने फूल सी बहन की यह हालत देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो टूटे कदमों से आगे बढ़ा। ये सब किसने किया? उसकी आवाज़ दर्द से और आग से मिला हुआ तूफान थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सिंह साहब, वो लड़का अहम, वो एक ठग था। उसे दूसरे शहर ले गया, इसके गहने और पैसे लूट लिए और फिर इसे एक होटल में छोड़कर भाग गया। हमने वहां छापा मारा तो ये वहीं मिली। ये सुनते ही वीर सिंह की मुट्ठियां कस गईं। उसका खून खौल उठा। वो घुटनों के बल बहन के पास बैठ गया। मीरा, मेरी गुड़िया। उसने कांपते हाथ से मीरा के सिर पर हाथ रखा। भाई की आवाज़ सुनते ही मीरा फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसे जैसे उसका दिल महीनों के बाद एक बोझ उतार रहा हो। वो वीर सिंह से लिपट कर ऐसे रोई जैसे उसके टूटे हुए भरोसे की आखिरी दीवार भी ढह गई हो। निकुंज सिंह उसे सहारा देकर अंदर ले गए। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। ईशा अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके दिल में मीरा के लिए दर्द उमड़ आया। हालांकि यही मीरा उसकी जिंदगी को नर्क बनाने का कारण बनी थी, फिर भी ईशा का दिल इंसानियत से खाली नहीं था। कुछ देर के बाद जब मीरा को होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। वीर सिंह उसके सिरहाने बैठा उसका हाथ सहला रहा था। भाई! मीरा की कमजोर आवाज निकली। मैं यहाँ हूँ गुड़िया, मैं उस अहम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुमसे भी शिकायत है मीरा, बहुत नाराज हूँ तुमसे। एक बार अपने भाई पर भरोसा तो करती। अगर तुम्हें उस लड़के से मोहब्बत थी तो मुझे बताती, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी निकलवाता, और अगर वो मुझे तुम्हारे लायक लगता तो मैं खुद ही उससे तुम्हारी शादी करवाता। लेकिन तुमने तो खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वीर सिंह ने उसे भरोसा दिलाया और मीरा ने आंखों से बहते आंसुओं के बीच भाई को देखा। अहम ने मुझे धोखा दिया भाई, मगर मैंने भी किसी को धोखा दिया है। वीर सिंह चौंक गया।
क्या मतलब? मीरा ने हिचकी लेते हुए कहा। ईशा। ईशा कहाँ है? ईशा का नाम सुनते ही वीर सिंह के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसका नाम मत लो। उसी ने तुम्हें भगाया था ना। मुझे पता है कि मेरी बहन कितनी मासूम है और वो लड़की ईशा कितनी तेज तर्रार। मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। जरूर उसने ही तुम्हारे दिमाग में ये सारी खुराफात डाली होगी और वो अब अपने किए की सजा भुगत रही है। मैंने उसकी जिंदगी को एक नर्क बनाकर रख दिया है। तुम चिंता मत करो। ये सुनते ही मीरा तड़प कर उठने की कोशिश करने लगी। नहीं भाई नहीं, ये आपने क्या कर दिया? वो बुरी तरह तड़प रही थी। वीर सिंह उसे संभालने लगा। क्या हुआ मीरा? लेट जाओ। मीरा ने वीर सिंह का हाथ पकड़ लिया। ईशा बेगुनाह है भाई, वो बेगुनाह है। उसने मुझे भगाया नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे रोका था। वो मेरे पैरों में गिर गई थी कि मत जाओ ईशा, अंकल की इज्जत खराब हो जाएगी। वो तो आपको फ़ोन करके बताने वाली थी, लेकिन मैंने उसका फ़ोन भी छीन लिया ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने उसे धक्का दिया और भाग गई। मैंने जानबूझकर अपना मोबाइल उसके हाथ में छोड़ दिया था ताकि आपको लगे कि वो मिली हुई है। मैं डर रही थी कि अगर पकड़ी गई तो आरोप उस पर डाल दूंगी। भाई वो मासूम है और मैं गुनहगार। आपने उसे सजा क्यों दी? मीरा के शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह वीर सिंह के कानों में घुस रहे थे। उसका दिमाग शिथिल हो गया था। पैरों तले से जमीन सरक गई। वो पत्थर का बना मीरा को देख रहा था और उसके कानों में ईशा की बही फरियादें गूंजने लगीं जो उसने शादी वाली रात की थीं। मैं बेगुनाह हूँ, मेरा विश्वास करो। ईश्वर गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। वीर सिंह को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल कर बाहर रख दिया हो। उसने अपने अहंकार और गुस्से में आकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने उस पर वो अत्याचार किए थे जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किए जाते। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने हाथों पर ईशा का खून महसूस होने लगा। वो अचानक उठकर खड़ा हुआ। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? उसकी आवाज़ में कंपन था। सच कह रही हूँ भाई, ईशा को बचा लो। उसने मेरी खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मैंने। मीरा फिर से रोने लगी। वीर सिंह वहां एक पल भी नहीं रुक सका और पागलों की तरह कमरे से बाहर निकला। उसे अपना आप दुनिया का सबसे घटिया और दीन इंसान लग रहा था। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो सीढ़ियां फांदता हुआ सर्वेंट क्वार्टर जैसे कमरे की ओर भागा जहां पर उसने ईशा को कैद कर रखा था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे माफ़ कर दो ईशा, मुझे माफ़ कर दो। वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे जोर से धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेरा और दम घुटता माहौल था। ईशा, उसने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दीवार को टटोलकर लाइट ऑन की। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। ईशा ठंडे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा आग की तरह लाल दहक रहा था। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। वीर सिंह भागकर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका शरीर मानो अंगारों की तरह जल रहा था। ईशा, आंखें खोलो। वीर की आवाज़ भर्रा गई थी। ईशा ने आधी खुली धुंधली आंखों से उसे देखा। उसे लगा जैसे वीर उसे फिर से मारने आया हो। मत मारिए प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत दर्द, मत मारिए। वो आधी बेहोशी में बड़बड़ा रही थी और दर्द के मारे सिकुड़ती जा रही थी, जैसे वीर का उड़ता हाथ फिर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और ईशा के ये शब्द वीर सिंह के लिए तड़पते कोड़े से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू टपक कर ईशा के तपते चेहरे पर गिरने लगे। नहीं मारूंगा ईशा, मैं नहीं मारूंगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो उसे अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो उठा था। वही वीर सिंह जिसके चेहरे की शिकन भी कभी ढीली नहीं होती थी, आज अपनी ही गलती के बोझ तले टूटा खड़ा था। वो ईशा को गोद में उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। गाड़ी निकालो। उसकी दहाड़ती आवाज़ ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी पोर्च में लगाकर रखी। निकुंज सिंह भी बाहर आ चुके थे और बेटे की हालत देखकर समझ गए थे कि सच अब सामने आ चुका है। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। पिछली सीट पर ईशा वीर की गोद में सिर रखे लेटी थी। लगातार बुखार और डर की हालत में थी। कभी वो मीरा को पुकारती तो कभी अपने माँ बाप को पुकारती थी और कभी वीर से रहम की भीख मांगती। वीर उसका हाथ पकड़े बार बार उसके माथे पर किस करता जा रहा था और रोते हुए से संभाल रहा था। बस थोड़ा और ईशा, बस थोड़ा और, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
उसने अपनी हर की हुई बेइज्जती याद आने लगी। वो थप्पड़, वो ताने, वो टूटे बर्तन, वो फर्श पर फैला खून, वो रातें जब उसने उसे रुलाकर खुद सुकून से सोया था। वीर सिंह को लग रहा था जैसे वो खुद को गोली मार दे। हे भगवान, मेरी गलती को माफ कर दो, इसे बचा लो, इस मासूम को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दिल ही दिल में भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही वो मीरा को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ा। डॉक्टर, डॉक्टर, उसकी आवाज से पूरा अस्पताल गूंज उठा। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर लेकर आए और ईशा को उस पर लिटाया। डॉक्टर ने ईशा की नब्ज देखी और फिर गंभीरता से वीर सिंह को देखा। इनका बुखार दिमाग तक पहुंच चुका है और शरीर में पानी की बहुत कमी है। इनकी हालत बहुत चिंताजनक है। आपने लाने में बहुत देर कर दी मिस्टर सिंह। डॉक्टर के शब्द वीर सिंह के दिल पर हथौड़े बनकर गिरे थे। जो भी करना है करे डॉक्टर, लेकिन मुझे ये जिंदा चाहिए। दुनिया का जो भी इलाज करना है करें और पैसों की चिंता मत करें, बस इसे बचा लें। वीर ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। ईशा को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वीर शीशे की दीवार के बाहर खड़ा अंदर देख रहा था, जहां उसकी पत्नी, उसकी कैदी, जीवन और मौत की जंग लड़ रही थी। मशीनें बीप कर रही थीं और वीर सिंह अपनी ही लगाई आग में जल रहा था। ये वो पल था जब उसका घमंड पूरी तरह टूट गया था और सिर्फ पछतावा बचा था। ऐसा पछतावा जो शायद अब पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे पता था कि अगर ईशा बच भी गई तो क्या वो उस इंसान को कभी माफ कर पाएगी जिसने उसकी मासूमियत को कुचल डाला था। मगर फिलहाल सवाल माफी का नहीं था, सवाल ईशा की जिंदगी का था। अस्पताल की सफेद बिस्तर से हवेली के भव्य बेडरूम तक का सफर ईशा ने तय तो कर लिया, मगर जो ईशा अस्पताल गई थी वो वापस नहीं आई। वापस आने वाली लड़की एक चलती फिरती लाश थी, जिसके अंदर से आत्मा खींच ली गई थी। हवेली का नक्शा बदल चुका था। वही वीर सिंह जो कभी इस घर में अपनी आवाज की गड़गड़ाहट से सबको डराता था, अब ईशा के कदमों की आहट का मोहताज हो गया था। ईशा की मासूमियत साबित होने और मीरा की असली हकीकत सामने आने के बाद वीर के पैरों तले से सिर्फ जमीन ही नहीं खिसकी थी, बल्कि उसके सर से आसमान भी हट चुका था। वो दिन रात ईशा की देखभाल में लगा रहता, अपने हाथों से उसे दवा खिलाता, उसके लिए खाना लाता, यहाँ तक कि ऑफिस जाना भी छोड़ चुका था। उसे डर था कि अगर वो उसकी नज़रों से ओझल हुई तो कहीं गायब ना हो जाए। मगर ईशा का रवैया वीर के लिए मौत से भी भयानक था। वो उसे न देखती थी, न उसकी किसी भी बात का जवाब देती थी। वो घंटों घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर के खालीपन को घूरती रहती थी। वीर उसके सामने घंटों माफी मांगता, अपने माथे को उसके पैरों में रखकर रोता, गुहार लगाता, मगर मीरा के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो एकदम पत्थर जैसी हो चुकी थी, इतनी कठोर कि जिस पर न आंसू असर करते थे और न आहें। मीरा भी कई बार रोती हुई उसके पास आई थी, उससे माफ़ी भी मांगी, मगर ईशा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। ये तिरस्कार, ये ठंडापन वीर सिंह को अंदर तक झकझोर रहा था। एक रात वीर सिंह उसके लिए खाना लेकर कमरे में आया। ईशा जैसे हमेशा खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। वीर सिंह ने ट्रे मेज पर रखी और हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशा, कुछ खा लो, डॉक्टर ने कहा है दवा खाली पेट नहीं लेनी। ईशा ने कोई जवाब न दिया और न ही ली। वीर सिंह का सब्र जवाब दे गया। वो पिछले 1 महीने से उसकी चुप्पी की सजा भुगत रहा था। उसने ईशा को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। बोलती क्यों नहीं हो तुम? वो तड़प कर चिल्लाया। चीखो मुझ पर, चिल्लाओ, गालियां दो, मारो मुझे, मेरा गिरेबान फाड़ दो, मुझसे बदला लो ईशा, मगर भगवान के लिए ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी ये चुप्पी मेरा दम घोट रही है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। वीर सिंह उसके सामने बिखर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसकी प्रतिक्रिया चाहता था, चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो। मगर ईशा ने अपनी खाली और वीरान आंखों से उस इंसान को देखा जो अब उसका अपराधी कम और भिखारी ज्यादा लग रहा था। उसके होंठ हिले और बहुत दिनों बाद आज उसकी आवाज निकली, इतनी ठंडी और सपाट कि कमरे का तापमान घट गया। वीर सिंह, मरे लोग बोलते नहीं हैं। आपने जिस ईशा से शादी की उसे आप उसी रात मार चुके थे। अब आप लाश से बात कर रहे हैं और लाशें न बदला लेती हैं और न माफ़ करती हैं, वो बस चुप रहती हैं। ईशा के ये शब्द वीर सिंह के सीने में खंजर की तरह गड़ गए थे। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा।
उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ईशा ने उसे जीवित दफना दिया था। वीर सिंह कमरे से निकल गया क्योंकि वो उसकी आंखों में अपनी मौत का दृश्य और नहीं देख सकता था। दिन ऐसे ही रेंगते रहे। ईशा अपनी दुनिया में बंद थी कि प्रकृति ने उसे एक और झटका दिया। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने शरीर में अजीब भारीपन महसूस हो रहा था। चक्कर आना और मतली होना आम हो गया था और वो समझ गई थी कि क्या मामला है। उसने घर में मौजूद प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया और परिणाम पॉजिटिव देखकर वो वॉशरूम के ठंडे फर्श पर बैठ गई। वो उम्मीद से भरी थी। उस व्यक्ति की संतान उसके अंदर पल रही थी जिसने उसकी इज्जत को अपने अहंकार के रेत में कुचला था। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो चिल्लाए और रोए, मगर फिर एक डर ने उसे जकड़ लिया। वीर सिंह का वो एक शब्द कानों में गूंजा, तुम जैसी दो कौड़ी की औरतें। और उसे लगा कि अगर वीर सिंह को उस बच्चे का पता चला तो या तो वो उसके चरित्र पर फिर से शक करेगा या इस बच्चे को उससे छीन लेगा। सिंह परिवार का वारिस होने के नाते वो इस बच्चे को अपने पास रख लेगा और ईशा को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, या शायद उस बच्चे को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दे। ईशा ने निर्णय कर लिया, वो अपनी संतान को इस जंजीर का हिस्सा नहीं बनने देगी। वो इस बच्चे को वीर सिंह का साया भी नहीं पड़ने देगी। ये बच्चा सिर्फ उसका है। वो इसे लेकर दूर चली जाएगी, बहुत दूर। और फिर वो रात बहुत भयानक थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवेली के सभी लोग गहरी नींद में थे। वीर सिंह भी सोफे पर सिर टिकाए सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे अब बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। ईशा ने अपने कुछ कपड़े एक छोटे से बैग में डाले। उसने कोई आभूषण या कीमती चीज हाथ में नहीं ली थी। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी जो शादी की रात वीर सिंह ने जबरदस्ती उसकी उंगली में पहनाई थी, और उस अंगूठी को ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रख दिया। ये इस रिश्ते के खत्म होने का ऐलान था। उसने एक आखिरी नज़र सोते हुए वीर सिंह पर डाली। उसके दिल में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो कभी भर नहीं सकता था। मैं जा रही हूँ वीर सिंह, आपको आपके पछतावों के साथ अकेला छोड़कर। शायद यही आपकी असली सजा है, उसने दिल में कहा और धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। वो हवेली के हर कोने से परिचित थी। पिछले दरवाजे का लॉक खोलते हुए उसके हाथ एक पल के लिए कांपे थे, मगर पेट में पल रही नन्ही सी जान का एहसास उसे हिम्मत दे गया था। वो बारिश में भीगती हुई बाहर निकल गई। ठंडी हवा के थपेड़े उसके शरीर से टकरा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। वो अंधेरे में खो जाना चाहती थी। सड़क पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर एक नज़र उस भव्य महल को देखा था जो उसके लिए नर्क साबित हुआ था। वो एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ी जहां वो सिर्फ ईशा हो, किसी का बदला या कैदी ना हो। अगली सुबह वीर सिंह की आंख खुली तो उसे कमरे में अजीब सी वीरानी और खामोशी महसूस हुई। बारिश रुक चुकी थी मगर हवा में ठंडक थी। उसने बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। उसे लगा ईशा वॉशरूम में होगी या फिर शायद नीचे गई होगी। वो उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहां रोशनी में कुछ चमक रहा था। वो आगे बढ़ा और उस अंगूठी को उठा लिया। उसके दिल की धड़कन एकदम रुक सी गई। अंगूठी के नीचे कागज का कोई टुकड़ा नहीं था, कोई खत नहीं था, लेकिन वो सब समझ गया था। वो भागकर अलमारी की तरफ गया, कपड़े गायब थे। ईशा, वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा। पूरे घर में हड़कंप मच गया। हर कमरा, हर कोना खंगाला गया, मगर ईशा कहीं नहीं थी। गेटकीपर ने बताया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। वीर सिंह बारिश के पानी से भरे लॉन में घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जिसे उसने सीने से लगा कर रखा। अब वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ ईशा, मैं मर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, वापस आ जाओ। उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मगर सुनने वाली तो चली गई थी। वो उसकी कैद से, उसकी दुनिया से और उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। वीर सिंह जो समझता था कि वो हाकिम है, आज वो भिखारी बन चुका था। एक ऐसा भिखारी जिसका कटोरा खाली था और जिसकी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो चुकी थीं। उसे अब सारी जिंदगी इस खाली कमरे में और इस अंगूठी के साथ बितानी थी। इंतजार की एक लंबी और एक दर्द भरी रात शुरू हो चुकी थी जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आ रही थी। समय का पहिया बड़ी बेरहमी से घूमता है और अपने पीछे वो निशान छोड़ देता है जो कभी नहीं मिटते। 4 साल का लंबा समय बीत चुका था।
इन 4 सालों में हवेली की दीवारें और भी ऊंची और वीरान हो चुकी थीं। वीर सिंह अब वो घमंडी और अहंकारी शख्स नहीं रहा था जिसकी दहाड़ से पूरा शहर कांपता था, बल्कि अब वो एक ऐसा जिंदा लाश बन चुका था जो सांस तो लेता था मगर जिसके अंदर जिंदगी की कोई ऊर्जा नहीं रही थी। ईशा की जुदाई ने उसे राख कर दिया था। इन 4 सालों में उसने कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहां उसने ईशा को खोजा ना हो। उसके बालों में चांदी उतर आई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी नींद रहित रातों और दर्दनाक पछतावों के गवाह थे। अब वो अपने बिजनेस, अपनी संपत्ति और अपनी शानो शौकत से बेपरवाह हो चुका था। उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ईशा को ढूंढना था और उसके पैरों में गिरकर अपनी आखिरी सांस लेना था। निकुंज और मीरा उसकी ये हालत देखकर खून के आंसू रोते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वीर सिंह को उसका अहंकार मार चुका है और अब उसकी लाश को केवल ईशा ही जीवित कर सकती थी। मगर ईशा का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ शहर के शोर शराबे से दूर एक सुहावनी वादी के एक छोटे से कस्बे में ईशा अपनी अलग दुनिया बसा चुकी थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और एक छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी अपने 2.5 साल के बेटे रोहन के साथ रह रही थी। इन 4 सालों ने ईशा को भी बदल दिया था। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहादुर और आत्मसम्मान वाली माँ बन चुकी थी, जिसने परिस्थितियों की कठोर ठोकरों का अकेले सामना किया था। उसने रोहन की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो जानती थी कि रोहन की आंखों में जो सवाल हैं, उनका जवाब उसके पास नहीं है। रोहन हूबहू वीर सिंह की परछाई था। वही तीखे नक्श, वही गहरी आंखें, वही माथा और वही गुस्सा। जब वो उसे देखती तो उसका दिल दहल जाता था, क्योंकि उस मासूम चेहरे में उसे अपना अतीत दिखाई देता था। वो वीर सिंह को भुलाना चाहती थी, मगर रोहन का वजूद उसे हर पल उस व्यक्ति की याद दिलाता था जिसने उसकी आत्मा को कुचल दिया था। ईशा ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे पर कभी भी उस क्रूर पिता का साया नहीं पड़ने देगी, मगर तकदीर के फैसले इंसान की कस्मों के बंदिशों के पाबंद नहीं होते। एक दिन स्कूल में वार्षिक फंक्शन था। ईशा स्टेज के इंतजाम में बिजी थी, जबकि रोहन ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी शहर में वीर सिंह अपनी एक जमीन के विवाद के सिलसिले में आया हुआ था और संयोग से उसी स्कूल के प्रिंसिपल उसके पुराने परिचित थे, जिन्होंने उसे फंक्शन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। वीर सिंह का मन नहीं था, मगर वो इनकार नहीं कर सका और भारी कदमों के साथ स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुआ। अभी वो ग्राउंड से गुजर ही रहा था कि उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो भागते हुए ठोकर खाकर गिर गया था और उसके घुटने से खून निकल रहा था। वीर सिंह बिना सोचे समझे उस बच्चे की ओर दौड़ पड़ा था और उसे जमीन से उठाया। बेटा, आप ठीक हो? उसने नरमी से पूछा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके घाव पर रख दिया। बच्चे ने रोते हुए सिर उठाया और दोनों की नजरें मिली। समय जैसे ठहर गया, वक्त की गति रुक गई। वीर सिंह को लगा जैसे वो शीशे में अपना बचपन देख रहा हो। वही आंखें, गालों पर वही भंवर और वही चेहरा। एक अनजाना खिंचाव था जो उसे जकड़ चुका था। उसके दिल की धड़कनें तूफान की तरह तेज हो गईं। आपका नाम क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। बच्चे ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, रोहन। रोहन प्रताप। प्रताप ईशा के पिता का नाम था और वीर सिंह का दिमाग झन्ना गया। अभी वो कुछ और पूछने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी और तड़पती हुई आवाज आई, रोहन। वीर सिंह के वजूद में जैसे बिजली भर गई। ये आवाज तो उसकी थी जो पिछले 4 सालों से उसके सपनों और ख्यालों में समाई हुई थी। वो झटके से मुड़ा और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गईं। कुछ कदम की दूरी पर ईशा खड़ी थी, सफेद साधारण साड़ी में, चेहरा स्थिर मगर आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य और भय। वो एकदम से दौड़ी और वीर सिंह के हाथ से रोहन को लगभग छीनते हुए अपने सीने में छिपा लिया, जैसे कोई उससे उसकी जान छीन रहा हो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। वो शेरनी की तरह दहाड़ उठी। वीर सिंह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखें पानी से भर गईं। उसके सामने उसकी ईशा खड़ी थी और उसके हाथ में उसका खून, उसका बेटा था। ईशा, तुम? और ये मेरा बेटा है? वो अनिश्चितता और खुशी के मिले जुले एहसास से बड़बड़ाया। वो आगे बढ़ना चाहता था, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को सीने से लगाना चाहता था, मगर ईशा ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। रुको वीर सिंह।
एक कदम भी आगे मत बढ़ना। ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम तो वही हो जो अपनी संतान को शक की नज़र से देखते थे। तुम तो वही हो जिसने मुझे इसलिए घर से निकाला कि मैं बदकिरदार थी। आज किस मुंह से इसे अपना बेटा कह रहे हो? ईशा के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह वीर सिंह के कानों में उतर रहे थे। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला ईशा, तुम खुद मुझे और घर को छोड़कर गई थी। उसे अपनी आवाज़ खुद ही किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। खोखली सी दलील, खोखली सी आवाज़। और ईशा हंसी थी, जहरीली हंसी। तुम्हारे इरादे वही थे वीर सिंह। अगर मैं खुद घर से न निकलती तो तुम मुझे ऐसे ही और गाली और बदकिरदार कहकर, खुद धक्के देकर घर से निकाल देते। उसकी बात सुनकर वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका सारा घमंड, सारी अना मिट्टी में मिल चुकी थी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी का उसे कोई एहसास नहीं था। वो हाथ जोड़कर बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं अपराधी हूँ ईशा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम पर अत्याचार किया। मैंने अपनी ही खुशियों को आग लगा दी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इन 4 सालों में हर रोज़ मरा हूँ। मुझे सजा दो, मुझे मार डालो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर मुझसे मेरी संतान और मेरी पत्नी मत छीनो। मैं तुम्हारे पैरों की मिट्टी बनकर रहूंगा, बस मुझे ठुकराओ मत। वीर सिंह की ये हालत देखकर वहां लोग मौजूद थे और स्तब्ध खड़े थे। रोहन भी माँ की गोद में जाकर सिमट गया था और हैरानी से उस अजनबी व्यक्ति को देख रहा था जो उसकी माँ के सामने रो रहा था। ईशा का दिल भी खून के आंसू रो रहा था, मगर उसके दिमाग पर अतीत के जख्म अब भी ताज़ा थे। वो उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा कैसे कर सकती थी जो उसे जानवरों से भी नीचा समझ चुका था। उठो वीर सिंह, ये ड्रामा बंद करो, ईशा ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे आंसू मेरे जख्म नहीं भर सकते। शीशा जब टूटता है तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रहती हैं। मैंने इन 4 सालों में अकेले इस बच्चे को पाला है। जब इसे रात को बुखार होता था तब तुम कहाँ थे? जब ये पापा कहकर रोता था तब तुम कहाँ थे? आज जब मैंने इसे जीना सिखा दिया तो तुम अपना हक जताने आ गए हो। जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ईशा ने रोहन का हाथ पकड़ा और मुड़ने लगी। ईशा, वीर सिंह ने टूटी हुई चीख से उसे रोका। मत जाओ, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं अपना हक मांगने नहीं आया, मैं भीख मांगने आया हूँ। एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का। हमारे बेटे को देखो, क्या तुम्हें उसकी आंखों में वो तड़प नहीं दिखती जो एक बाप के लिए होती है? क्या तुम उसे वो खुशी नहीं दोगी जिसका वो हकदार है? मेरी सजा मुझे दो, पर मेरे बेटे को अनाथ मत बनने दो। ईशा के कदम रुक गए। उसने रोहन की ओर देखा जो बार बार मुड़कर वीर सिंह को देख रहा था। उसकी नन्ही चमकती आंखों में खामोश सवाल था, एक ऐसी पुकार जो माँ चाहे जितना भी प्यार दे फिर भी वो पूरी नहीं कर सकती। ईशा का दिल टूटने लगा। उसकी ममता और उसकी टूटी हुई आत्मसम्मान के बीच एक भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। वो वीर सिंह को माफ नहीं कर सकती थी, पर क्या एक पिता को उसके ही बेटे से दूर रखकर वो वही अन्याय नहीं कर रही थी जो कभी उस पर हुआ था? क्या बदले में बदला लेना सच में न्याय होता है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और फिर मुड़ी। वीर सिंह अभी जमीन पर टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती वीर सिंह। ईशा की आवाज़ नरम पर अटल थी। वीर का दिल चीर गया। लेकिन ईशा ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मैं अपने बेटे को उसके पिता से दूर नहीं करूंगी। मैं उसे वो कमी नहीं दूंगी जो मैंने झेली है। तुम उससे मिल सकते हो, उसके पिता बन सकते हो, मगर याद रखना, उसने कांपती उंगली उठाकर कहा, तुम सिर्फ रोहन के पिता हो, मेरे पति नहीं। मेरे लिए तुम आज भी वही वीर सिंह हो जिसने मेरी आत्मा को, मेरे वजूद को कुचल दिया था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा अपने पिता के साए में पल सके। मगर उसकी आवाज़ टूटकर फिर दृढ़ हुई। हमारे बीच एक दीवार हमेशा रहेगी, ऐसी दीवार जिसे तुम कभी तोड़ नहीं सकोगे। क्या तुम मानते हो ये सजा भी वीर सिंह के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। उसे अपनी बिखरी हुई जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण दिखी। वो जानता था कि ईशा का दिल पाना अब शायद कभी मुमकिन नहीं होगा, पर उसके साए में खड़े रहकर उसके और अपने बेटे के लिए जीकर वो शायद खुद को इंसान साबित कर सके। वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, मंजूर है ईशा,
सब मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं जिंदगी भर इस दीवार के इस पार खड़े होकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सच में बदल गया हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ और डरे हुए अपने कांपते हाथ रोहन की तरफ बढ़ाए। ईशा ने एक क्षण के लिए रुकी, फिर रोहन को हल्का सा आगे धकेला। रोहन ने माँ की ओर देखा। ईशा ने आंखों से इजाजत दी तो वो छोटा सा एंजल आगे बढ़ा और वीर सिंह की गोद में झपट पड़ा। वीर सिंह ने उसे कसकर पकड़ा और बेकाबू होकर रो पड़ा। ये आंसू पछतावे के आंसू भी थे और आभार के भी। शाम के समय जब भी गाड़ी में लौट रहे थे, दृश्य कुछ ऐसा था कि रोहन वीर सिंह की गोद में सिर रखकर सो रहा था और वीर सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठकर बार बार उसे देख रहा था, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सपना नहीं है। ईशा पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते हुए पेड़ों को देख रही थी। गाड़ी में चुप्पी थी, लेकिन अब ये चुप्पी भयभीत नहीं थी। वीर सिंह के बैक व्यू मिरर से ईशा को देखा। उसकी आंखों में अब हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक विनम्रता और आत्मसमर्पण था। वो जानता था कि आगे का सफर लंबा और कठिन है। टूट चुकी वफा की जंजीर को फिर जोड़ा गया था, लेकिन इस बार उसमें प्यार की कड़ियां नहीं थीं, बल्कि समझौते और त्याग की कड़ियां थीं। ईशा ने उसे माफ नहीं किया था, बल्कि उसे एक मौका दिया था कि वो इंसान बन सके। वीर सिंह ने दिल ही दिल में वचन लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी ईशा के इस एहसान का बदला चुकाने में बिताएगा। वो उसे इतना प्यार और सम्मान देगा कि शायद किसी दिन किसी मोड़ पर उसके दिल की बर्फ पिघल जाए, और अगर ना भी पिघली तो वो उसकी नफरत को भी अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करेगा, क्योंकि यही उसका प्रायश्चित था और यही वफा की जंजीर की मांग थी कि इंसान अपनी गलतियों का बोझ खुद उठाए और वफा निभाए, चाहे बदले में उसे कुछ मिले या न मिले। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां उनका एक नया अध्याय इंतजार कर रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्यार मौन था, लेकिन सम्मान बोल रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए या फिर इस कहानी का दूसरा भाग बनना चाहिए? अगर हाँ, तो इस कहानी का एंड कैसा होना चाहिए? मतलब ईशा को वीर सिंह को माफ़ कर देना चाहिए, दोनों के बीच कुछ रोमांटिक, कुछ खट्टे मीठे से पल आने चाहिए, या फिर वीर सिंह को अपने किए की सज़ा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। आपकी राय के अनुसार मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगी या फिर कहानी को यहीं पर ख़त्म करूंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।